वेव्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, बेटा ये सेकंड प्रायोरिटी पे है, मतलब जैसे टॉप प्रायोरिटी पे जैसे हम देते हैं ना, वो नहीं है, सेकंड नंबर पे आप बोल सकते हो उसको। अगर आप 1 2 3 में क्लासिफाई करोगे तो यू कैन क्लासिफाई इट इन द सेकंड टाइप। ठीक है, सेकंड रैंक दे सकते हो मतलब आप इसको इम्पोर्टेंस में। ठीक है, चालू करें भाई? यस सर। क्यों चालू करें? ठीक है, चलो एक एक करके में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपसे पूछता जाऊंगा कि आपको कौन सा क्वेश्चन आ गया है बिल्कुल, और कौन सा बिल्कुल नहीं आया समझ में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बताइए कौन से टॉपिक का क्वेश्चन था, पहले तो ये बताओ, ये आइडेंटिफाई हुआ? कौन से एसएचएम। टॉपिक का क्वेश्चन था? हाँ जी, सिंपल हार्मोनिक मोशन का था ये, एसएचएम का। यस ठीक है, सर। यस सर। सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन था। पार्टिकल है जो कि एसएचएम कर रहा है एक्स एक्सिस पे, विद मीन पोजीशन एट द ओरिजिन। ओरिजिन पे उसका मीन पोजीशन है यहाँ पे। ठीक है, द वेरिएशन ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी यू विद इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज शोन बिलो। अब इसमें है पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व, लेकिन है ये क्वेश्चन एसएचएम का ही। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा है, ये जो चीज पूछ रहा होता है ना वो डिसाइड करती है कि टॉपिक कौन सा है। ये आपसे पूछ रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल, मास दिया हुआ है आपको, राइट। तो अब एसएचएम थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है आपको, अगर पता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी जो पार्टिकल की है उसको कैसे लिखेंगे, तो आप निकाल सकते थे इसको। जो ई टोटल होता है वो क्या होता है भाई, हाफ के ए स्क्वायर। इसमें के क्या होता है बच्चों, व्हाट इज के? अरे बोलो भाई, स्प्रिंग पढ़ा था, स्प्रिंग यस सर। का, स्प्रिंग यस यस कांस्टेंट का वैल्यू पढ़ा था, के से रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट को। यस सर। ठीक है, इसको हम लिख सकते, तो आप इसको लिख सकते हो हाफ के ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, हाफ, आगे बोलो, एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। एसएचएम भी हम लेंगे क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने शायद पढ़ा नहीं है ये। जब हमने 11th का रिवीजन किया था तब पढ़ा था क्या आप लोगों ने ये? बोलो भाई, जब 11th का रिवीजन किया था तब पढ़ा था क्या हम लोगों ने एसएचएम? नहीं पढ़ा था शायद, है ना? तो एसएचएम पता है, ठीक है, इसको ले नो लेंगे। सर। यहाँ पे आपको एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी वैल्यू दे रखी है 20। पार्टिकल की मैक्सिमम एनर्जी जो हो रही है वो है 20। ठीक है, तो इसको 20 से इक्वेट करना पड़ेगा। अब निकालना है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी है, तो इसके टर्म्स में निकालो भाई, ओमेगा ए का होल स्क्वायर। मास दे रखा है तो 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे मास से जो कि कितना दे रखा है, 100। 100। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 400 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि आपको इसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में दिया हुआ है आई गेस। ठीक है, ऐसा यूनिट में लोगे ना तुम भाई सब चीजों को, यस सर। यस रेडियन सर। पर सेकंड में आंसर आ रखा है क्योंकि। तो ओमेगा ए की वैल्यू आ जाएगी 20 कन्वर्ट करने के बाद। ये आपने ग्राम्स में ले रखा है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो ओमेगा ए की वैल्यू अगर आ गई तो इससे ओमेगा की वैल्यू आ सकती है। क्यों? क्योंकि हमें एम्पलीट्यूड पता चल जाएगा। एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो, एम्पलीट्यूड होता है कहां से कहां तक, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। ठीक है, तो -2 और 2, यानी कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 2 यूनिट्स का हुआ दोनों यस तरफ। सर। ठीक है, सो इसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, 2। तो दिस विल बिकम 20 डिवाइडेड बाय 2। अब सेंटीमीटर में है तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो यहां से आपका जो ओमेगा का वैल्यू आएगा वो आएगा 1000 रेडियन पर सेकेंड। अब मैं साथ साथ बताता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन अभी वाली तैयारी में हो सकते हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं हो सकते। ठीक है, नहीं हो सकते से मेरा मतलब है कि उसको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। आइदर केस में, मतलब आइदर केस करे बिना आपको नहीं होगा वो क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज दैट क्वेश्चन, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है ये एक बार रीडिंग मांगेगा। अब ये डुएबल और नॉन डुएबल, तो मैं इसको नॉन डुएबल में डालूंगा। नॉन डुएबल इसलिए बोल रहा हूँ, नॉन डुएबल का मतलब ये नहीं है कि आप कर नहीं सकते थे। ठीक है, नॉन डुएबल का मतलब ये है कि आप अभी जितना पढ़ चुके हो उसके बेसिस पे शायद आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आप इसको कर सको। तो फिर अगर आपसे ये नहीं भी हुआ था पेपर में, मुझे दिक्कत नहीं है उससे। आप जब एक बार पढ़ लोगे उसके बाद आप कर पाओगे। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस हमने पढ़ लिए थे
या जो क्वेश्चन हम थोड़ा बहुत जानते हैं जिनके बारे में 11th में भी, वो तो होने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये मैं पीडीएफ शेयर भी करूंगा तुम्हारे साथ, तो मार्क कर लेना कि तुमसे कौन से हुए वो क्वेश्चंस जो कि डुएबल थे, उनमें से कितने हुए आपसे, ये आप खुद एनालिसिस करना। ठीक है, और लिखना उसको कहीं पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी? सोर्स पे। क्वेश्चन बोल रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज फॉल्स ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स। ठीक है, कोई इंटरफेस पे फॉल कर रहा है आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है? Single color. सिंगल कलर। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी भी सिंगल होगी, एक ही कलर की बात हो रही है। Yes. Yes, sir. ठीक है, जब एक ही कलर की बात हो रही है तो फ्रीक्वेंसी भी एक होगी। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज डज नॉट चेंज। तो वेवलेंथ तो डिपेंड केवल सोर्स पे नहीं करती है, राइट? Yes. कलर का भी हम कुछ नहीं बोल सकते। कलर का भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो क्या कलर का? No, sir. बताओ। No, sir. सर वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर चेंज भी तो होगा ना? वेवलेंथ चेंज होगी तो कलर चेंज होगा। मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या हुआ फिर? Yes, sir. क्रोमेटिक बोलते हैं ना उसमें। सर शायद इसी वजह से ही मेरा क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने मोनोक्रोमेटिक पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी कर दिया था। एग्जैक्टली, अगर आप फोकस करते स्पेसिफिकली मोनोक्रोमेटिक वर्ड पे, तो आप इस चीज को रियलाइज कर पाते कि वेवलेंथ डिपेंड नहीं कर रही है इस चीज पे। वेवलेंथ केवल सोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है। सोर्स क्या है? मोनोक्रोमेटिक लाइट जहां से निकल रही है। यानी कि अगर हम सोर्स चेंज करेंगे तो ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक लाइट चेंज हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस भाई तुम्हारा चॉइस है, मान लो तुम टॉर्च यूज कर रहे हो एक्सपेरिमेंट के लिए, अब तुम जब तक टॉर्च ही बदल दोगे, मतलब टॉर्च तब तक नहीं बदलोगे, तब तक उससे जो लाइट निकल रही है उसका कलर चेंज हो सकता है क्या? सोच के बताओ। No, sir. नहीं चेंज हो सकता यार। जो टॉर्च जो कलर प्रोवाइड कर रही है वही होगा आपका कलर, है ना? और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी आपकी वेव की, वो भी चेंज नहीं हो सकती जब तक सोर्स चेंज नहीं होता, लेकिन वेवलेंथ चेंज हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सी चीजें चेंज नहीं होंगी? D. Color and frequency. कलर एंड फ्रीक्वेंसी, यानी डी ऑप्शन। आगे चले। यस सर। हाँ भाई, ये सवाल हुआ। कौन से टॉपिक का था पहले बताओ? EMI। ईएमआई का। इतना आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, क्या आंसर आएगा इसका? D option. D option. डी ऑप्शन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड अ सिलेंड्रिकल रीजन ऑफ आर एज शोन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना था, तो सारे ऑप्शन देख लेते हैं हम। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली आउटसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन। गलत बात है, गलत बात है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो केवल बाहर ही थोड़ी एग्जिस्ट करती है सिलेंड्रिकल रीजन के, यस सर। है ना? तो अंदर भी Yes, करेगी। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट ओनली इनसाइड द सिलेंड्रिकल रीजन, ये भी गलत हो गया, क्योंकि केवल अंदर भी नहीं करेगी, दोनों तरफ करेगी। ठीक है, आउटसाइड भी करेगी और इनसाइड भी करेगी, तो ये तो डी। अरे तो पढ़ा हुआ है ना हम लोगों ने ईएमआई में। यस सर। Yes, ठीक है, sir. इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो तो अंदर भी होगी और बाहर भी होगी। यस ठीक है, सर। तो थोड़ी ना पढ़ा है हम लोगों ने कि भाई अंदर ही होनी चाहिए या बाहर ही होनी चाहिए। ठीक है, जहां पे भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आएगी वहां पे चेंज, वहां उसकी वजह से होगी चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और बाहर भी एग्जिस्ट तो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। सिलेंड्रिकल जो रीजन है उसके बाहर भी एग्जिस्ट करेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यस सर। बस तो फिर आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। आगे चलें, किसी को डाउट इसमें कुछ? No, sir. ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल नियर अर्थ सरफेस इज एक्स वाई प्लेन। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी दी हुई है तुम्हें और पूछ रहा है तुमसे क्या? हॉरिजॉन्टल रेंज। प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन था, यस सर। हुआ ये। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी लिखनी थी आपको इसमें, जो लिखा हुआ है ना, आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या हो जाएगी? क्या लिखते हो आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बोल रहा है ये लिखने को। अरे दी हुई है ना इसमें इक्वेशन तो ऑलरेडी ट्रेजेक्टरी की, यस सर। है ना? Yes, sir. रेंज करके लिखा है मैंने बेसिकली। तो आपको हॉरिजॉन्टल रेंज पूछ रहा है ये। हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगी?
जब हम ओरिजिनल जो इक्वेशन होती है उसको लिखेंगे और उससे कंपेयर कर लेंगे। अब ओरिजिनल इक्वेशन जो होती है उसमें एक फॉर्म रेंज के टर्म्स में भी होता है, ये मैंने लिखाया भी हुआ है अगर आप लोगों ने पढ़ा था मेरे से तो। एक्स टेन थीटा 1 - x/r। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको ये नहीं आता, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता तो आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो बड़ी वाली होती है ना, एक्स टेन थीटा जे एक्स स्क्वायर Yes, वाली, sir. Yes, है? sir. वो आपको पूरी याद रखनी पड़ेगी, फिर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा रेंज वाले फॉर्म में, और फिर आप कंपेयर कर पाओगे, जो कि एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। तो आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आपको कोई फॉर्मूला अलग से याद करने के लिए क्यों बोला जाता है? Yes, sir. ऐसे क्वेश्चन में आप Yes, टाइम sir. बचा सको इसलिए बोला जाता है। ठीक है, अगर हम इतनी प्रैक्टिस कर लें सारे फॉर्मूलाज की तो पेपर के टाइम पे वो याद आने लगती है चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली रेंज के टर्म्स में मुझे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पता चल गई है। अब मैं जो ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ना, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा, मतलब बेसिकली फॉर्मुलेट करूंगा, है ना? कैसे करूंगा भाई? एक्स को कॉमन ले लो पहले तो, इसमें से एक्स को कॉमन ले लो। एक्स को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 बचेगा क्या? ठीक है, और अंदर क्या बचेगा? माइनस बी एक्स अपॉन ए। देख के बताओ सही लिखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, ठीक, हाँ जी बोलिए। सर जो ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन बनाई है उसके बाद जो किया वो समझ में नहीं आया। आप जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दिया। सर जो ट्रेजेक्टरी क्वेश्चन लिखी है उसके बाद जो किया सेकंड स्टेप में वो समझ नहीं आया बिकॉज मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम थी। ये वाला इक्वेशन समझ में नहीं आया? ये यस वाला सर। सेकंड वाला, या फिर ये वाला समझ में नहीं आया ये जो लिखा है कन्वर्ट करके? सर सेकंड वाला। बेटा सेकंड वाला कौन सा? ये वाला फर्स्ट है और ये सेकंड है, अब बताओ। फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला बेटा ये फॉर्मूला होता है, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 - x/r। किसी भी पार्टिकल, जो भी पार्टिकल आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है ना, उसकी ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला होता है ये, जिसमें कि आप y जो लेते हो ना, वो लेते हो y डिस्टेंस, y डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, और इसमें x जो है वो x डिस्प्लेसमेंट है x डायरेक्शन में, और इसमें r जो होता है वो होता है रेंज। ये रेंज की टर्म्स में फॉर्मूला है। अब इसका डेरिवेशन हम अभी नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम लिमिटेड है, लेकिन आप फॉर्मूला जरूर देखना एक बार, मॉड्यूल में भी मिल जाएगा आपको इवन ये। ठीक है, आप जब पढ़ोगे ना इसको तो आपको मिल जाएगा उसमें ये फॉर्मूला अलग से, आपको डेरिवेशन भी मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने इसलिए यूज किया स्पेसिफिकली क्योंकि इसमें रेंज डायरेक्टली हमें मिल रही है, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो मुझे बेसिकली इसके टर्म्स में एक इक्वेशन कन्वर्ट करनी पड़ेगी, इसके टर्म्स में इक्वेशन बनानी पड़ेगी, तब जाके मैं अपना आंसर निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मैं वही करने का ट्राई करता हूँ। अब ये हो जाएगा आपका ax इंटू 1 - bx/a। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मेरा जो इक्वेशन है उसमें ऊपर x का टर्म है क्या यहाँ पे? Yes, sir. यस सर। मैं कैसे ना Yes, कैसे sir. 1 - x/r का टर्म बनाना चाहता हूँ, तब मुझे रेंज मिलेगी। तो बना देते हैं इसको, ax तो बाहर ही रखते हैं, 1 - इस x को नीचे ले गया मैं, सॉरी b को, x को नहीं, x को तो ऊपर ही रखना है मुझे, b को मैं नीचे ले गया। तो क्या मैं इसको a/b लिख सकता हूँ क्या नीचे ले जाके? Yes, sir. यस सर। अब दिखा सबको 1 यस सर। - x/r का टर्म? ठीक यस है, सर। और अगर यस आप सर। यहाँ पे ध्यान से देख पाओ तो आप ये देख के बता दोगे कि टेन थीटा की वैल्यू a है। यस सर। इज दैट राइट? टेन थीटा की वैल्यू a है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? A. ए A बाय by B। बी। अरे रेंज की वैल्यू आ गई ना a/b। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे चलते हैं, फिफ्थ का आंसर बताइए। फिफ्थ हुआ सबसे, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी आपको इसमें, है ना? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी सिस्टम की। Yes, sir. Yes, sir. पहले यस तो आप सर। इसकी डायग्राम बना लेते। ट्राइंगल के तीनों एजेस पे चार्ज रखा हुआ है, ट्राइंगल के तीनों एजेस पे चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू, राइट? और लेंथ कितनी है इसकी? एल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, एल लेंथ का। और एक माइनस चार्ज क्यू प्लेस्ड है एट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड क्या होता है भाई? सेंट्रोइड क्या होता है? यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है,
पर पहले उसके लिए बताओ सेंट्रोइड होता क्या है, क्वेश्चन सॉल्व भी कैसे करोगे तुमको अगर वर्ड के मीनिंग नहीं पता होंगे। बेटा पता पता है या नहीं पता ये तो बता दो जल्दी से। मीडियंस समझते हो, मीडियंस, ट्राइंगल में मीडियन क्या होता है ये पता है, यस सर, यस सर। क्या होता है मीडियन, यस सर, क्या होता सर है median? बीच का पॉइंट। बीच का पॉइंट, किसके बीच का पॉइंट, ट्रायंगल। बेटा मीडियन वो लाइन होती है, वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि किसी ट्राइंगल में वर्टेक्स को अगली साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करता है। ये मिड पॉइंट है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, इसको आप क्या बोलोगे, मीडियन। मीडियम, ये लेंथ एल है ना, अगर ये लेंथ एल है तो ये मीडियन इसको L/2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, तोड़ देगा, ब्रेक कर देगा। बात समझ में आई। यस यस सर। सर, तो ऐसे ही Yes, तीन sir. medians, ऐसे ही ट्राइंगल के तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। centroid, ठीक है, अब समझ में आया। यस सर। ठीक है, yes sir, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता थी तो आप फिर भी जल्दी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को, पर अगर ये नहीं पता थी तो तुम्हें छोड़ना पड़ा होगा ये क्वेश्चन, तो तुमने शायद छोड़ा है क्वेश्चन जहां तक मुझे लग रहा है, ये किया है इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो पेयर बनाने पड़ेंगे, इसमें कितने पेयर बन रहे हैं टोटल। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो 6 पेयर बनेंगे आपके। अरे पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो दो चार्जेस के पेयर की, एक पेयर की वजह से निकालोगे ना, बेसिकली दो चार्जेस की yes वजह sir, से पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली आपका आंसर लिख रहा हूँ सारे पेयर्स की वजह से। ये हो जाएगा आपका, एक सेकेंड रुको, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, 3 टाइम्स K × Q² अपॉन L, जो आपके पॉजिटिव चार्जेस की वजह से बन रहा है। यस सर। ठीक है, और एक बनेगा आपका √3, जो डिस्टेंस है उसकी वजह से, √3/L। ठीक है, वो आपका बन रहा है सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है, सेंट्रोइड का जो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स से, वो हमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हमें सेंट्रोइड पढ़ना पड़ेगा, तो ऑल टुगेदर एक नया चैलेंज है वो, है ना। तो इसको रखते हैं बात के लिए फिलहाल, अभी हम जो आंसर है वही डिस्कस कर लेते हैं। 3KQ² √3/L बनेगा, जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से। मुझे लग रहा है काफी ज्यादा टाइम हमारा चला गया है बात करने में, इस वजह से शायद इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा थोड़ा अगली क्लास के लिए भी। कोई ना, जितना होता है उतना करते हैं। कितना आ जाएगा ये, 1 - √3, ये ऑप्शन। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी वो थी सेंट्रोइड क्या होता है ये पता होना चाहिए था, तभी तुम डिस्टेंसेस निकाल पाओगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो निकालनी आती है तुम सब लोगों को। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या होता है, मान लो दो चार्ज है मेरे पास, उनकी वजह से मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, फॉर्मूला बताओ। K Q2 अपॉन में R। हाँ, अब ये पता था, ये यस फॉर्मूला सर। था ना सबको, तो अगर केवल ये फॉर्मूला यूज होता तो तुम क्वेश्चन कर देते, इंडिविजुअली निकाल लेते ना, एल्जेब्रिक सम निकालना था सबका। yes sir, लेकिन सेंट्रोइड नहीं पता था। कितने बच्चों को लगता है कि सेंट्रोइड अगर पता होता हमें शायद तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर देते। बहुत सारे, ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ 80-90% आप लोगों में से केवल ये क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ है क्योंकि आपको सेंट्रोइड का मतलब नहीं पता था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक मैथमेटिक्स को पढ़ लो प्लीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें सारी चीजें हैं, ट्राइंगल, रेक्टिग्नोमेट्री, ठीक है, सर्कल, बेसिक चीजें जितनी भी है ना, ये तुम्हें इतना परेशान करेगी फिजिक्स में, अभी तक कर भी रही होंगी। और ठीक है, तो इनको प्लीज पढ़ लो। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं। Two blocks kept at a rest on rough horizontal surface are connected by an ideal string which is just taut as shown. Find the minimum horizontal force required to just start the motion and symbols of the usable। ठीक है, तो F की वैल्यू निकालनी थी इसमें, 2 ब्लॉक प्रॉब्लम है, हुआ। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, किसमें क्लासिफाई करूंगा इसको मैं, NLM फ्रिक्शन में आएगा ये, medium, यस सर। NLM में? यस सर। ठीक है, हाँ भाई, चलो इसको तो पढ़ेंगे हम ऑब्वियसली अलग से, मैं अभी तो इक्वेशन लिख देता हूँ उसकी। मिनिमम फोर्स कितना लगेगा इसको स्लाइड करने में, वो लिखना था हमें। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा फ्रिक्शन पढ़ा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हम म्यू यूज करेंगे वो स्टैटिक यूज करेंगे। अगर आपको मिनिमम फोर्स निकालना है, मिनिमम ही पूछ रहा है ना ये, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, यस सर। कोई भी ब्लॉक, जब फ्रिक्शन, किसी भी ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन लग रहा होता है
तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो क्या करता है, रेस्ट में अप्लाई होता है, कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, अगर मूवमेंट कर रही है मोशन में तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट पे और उसको मोशन कराना है, फोर्स लगा दिया मैंने और ब्लॉक को मूव कराना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा ना आपके सामने चैलेंज बन के, कि पहले तो आप मुझे ओवरकम करो। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि पहले मुझे ओवरकम करो, तब चलने दूंगा मैं तुम्हारे ब्लॉक को। तो तुमसे यही तो पूछ रहा है वो कि मिनिमम फोर्स बता दो जिससे कि आपका मोशन स्टार्ट हो जाए। तो कौन सा फ्रिक्शन आपको कंसिडर करना था, स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक। 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 बेटा काइनेटिक नहीं, स्टैटिक, क्योंकि आपको पहले तो बॉडी को मूव कराना पड़ेगा, रुकी हुई है बॉडी अभी, है ना, दोनों ब्लॉक्स रुके हुए हैं। तो ये म्यू के की वैल्यू आपकी किसी काम की नहीं थी। ये बात समझ में आई सबको? यस यस सर। तो दोनों ब्लॉक्स पे स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं, कितनी वैल्यू आ रही है, और जितनी आएगी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा एफ मिनिमम ओवरकम करने के लिए। तो लिखते हैं एफ मिनिमम कितना आएगा भाई, म्यू एस इंटू 20, ठीक है, और प्लस दूसरे वाले ब्लॉक पे कितना आ जाएगा, म्यू एस इंटू 30, ठीक है। दोनों का म्यू एस अलग है ना भाई, यस सर। अरे दोनों का म्यू एस अलग है, ठीक है। तो 20 और 30 वाले ब्लॉक पे लिख देते हैं इसको 1 लिख देते हैं, इसको 2 लिख देते हैं। तो 20 वाले ब्लॉक के लिए कितना है, 0.3। हाँ ना बोलो यार, यस सर। 20 इंटू 0.3 हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा 30 इंटू 0.2। कितना आंसर आ रहा है बताओ, ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 3 2 6, कितना आया आंसर, 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। 12 न्यूटन इज योर राइट आंसर। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हुआ ये पेपर में, नहीं हुआ? ठीक है, ये तो आपका इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये तो नहीं आया होगा आप लोगों को। जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है उसका ऑर्डर होता है 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन था कंप्लीटली। इसमें अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो कुछ निकाल तो पाओगे नहीं इसमें, ठीक है। कोई ना, क्वेश्चन के थ्रू अभी शायद अब पता चल गया। इसको जो ऐसे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस होते हैं ना उनको नोट करके रख लिया करो कहीं पे, ठीक है, कहीं पे नोट कर लिया करो कि ये जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है मीडियन वाला। हाँ बेटा एनसीईआरटी में है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, अगर आप एनसीईआरटी भी सॉल्व करते हो तो नीट की तो काफी ज्यादा तैयारी हो जाती है उससे, ठीक है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला आया? अरे निकाला नहीं निकाला, ये एफ इक्वल्स टू बी आई एल, इससे निकाल Yes, सकते sir. हैं आप, है ना। Yes, बी की sir. वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन आई एल, राइट। तो अब फोर्स का तो पता है क्या होता है तुम्हें, डायमेंशन एम एल टी माइनस 2 होता है क्या? Yes, sir. अरे तो रटा हुआ होगा, है ना। और करंट का Yes, एम्पियर sir. होता है, एम्पियर, Yes, sir. है ना। और लेंथ का तो लेंथ ही होगा, एल ही होगा, ठीक है। तो ये Yes, लेंथ sir. तो लेंथ कट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम एल टू द पावर 0 T टी टू द minus पावर 2 माइनस minus 1. ए टू द पावर -1। कौन सा ऑप्शन है, बी सेकंड ऑप्शन। ये हो गया था क्या? Yes, sir. हो गया था. बेटा ऐसे क्वेश्चन तो होने चाहिए, वरना ये क्वेश्चन भी अगर हमसे नहीं होंगे तो मार्क्स कैसे आएंगे, है ना। जो इजी क्वेश्चन है उनको नहीं छोड़ना है किसी भी कंडीशन पे। इसलिए बोलता हूं मैं कि हाई वेटेज टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो, लेकिन बाकी चीजों को भी। नेक्स्ट हुआ, यस सर। अगर आपको इसमें दिक्कत आती तो इसलिए आ रही क्योंकि आप डायग्राम नहीं बना रहे होंगे, एफबीडी बनाना पड़ता है हमको ऐसे क्वेश्चंस को। मैकेनिक्स वाले जो क्वेश्चंस है ना उनमें आपको मोस्टली डायग्राम से ही होगा सॉल्व। बात समझ में आ रही है? Yes. Yes. Yes, sir. इसका एफबीडी बनाते हैं, ये जो ब्लॉक है ना जिसपे आपको निकालना है फॉर फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, इसका एफबीडी बनाते हैं। ये ब्लॉक है, एम इसका मास है, तो इस पे राइट डायरेक्शन में तो आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स लग ही रहा है ना। और आपको पता है कि जो आपका जो स्ट्रिंग है जिससे ये कनेक्टेड है, ठीक है, इसमें टेंशन लगेगा क्या भाई, Yes, sir. Yes, टेंशन sir. लगेगा, है ना। तो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे इसके, Yes, sir. ठीक है। तो इस वाले डायरेक्शन में होगा एक कंपोनेंट, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा क्योंकि एंगल पे तो टेंशन लग रहा है, ठीक है। अरे ब्लॉक पे बनाओगे तो ऊपर की तरफ ही लगेगा ना,
ब्लॉक पे बनाओगे तो ऊपर की तरफ ही लगेगा, स्ट्रिंग पे बनाओगे तो नीचे की तरफ लगेगा। तो इसके कंपोनेंट्स लिखते हैं हम, कौन कौन से कंपोनेंट बनेंगे इधर की डायरेक्शन में। तो कॉस वाला कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस 37 डिग्री है ना एंगल, क्योंकि यहाँ से भी 37 ही बनेगा ये शायद, 37 डिग्री। Yes, sir. ऑल्टरनेटिव एंगल समझ में आता है, जितना ये एंगल होता है उतना ये एंगल होता है, Yes, sir. ठीक है। यस सर। ये बन जाएगा टी साइन 37, ठीक है। अब जब आप एफबीडी बना लोगे तो इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको अच्छा इसमें एमजी भी तो आएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट है ना, टेंशन होगी स्ट्रिंग की टी, ठीक है। तो आपको अगर 37 की वैल्यू पता थी तो आप निकाल सकते हो इजीली, क्योंकि आपको जैसे साइन 37 की वैल्यू पता है, कितनी होती है साइन 37 की वैल्यू 3/5। 3/5। तो ये हो जाएगा 3/5 टी इक्वल्स टू एम जी के, है ना, वर्टिकल फोर्सेस बैलेंस कर दिया हमने। सेम तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं बैलेंस, कितना हो जाएगा टी इंटू 4/5 यस सर। 37 की वैल्यू, ये हो जाएगा एफ के इक्वल। तो यहाँ से आप टेंशन की वैल्यू निकालो, ठीक है, टेंशन की वैल्यू निकालो, टेंशन को mg के टर्म्स में और यहाँ पुट कर दो, तो इससे फोर्स की वैल्यू निकल जाएगी। कितनी निकल के आ रही है भाई 4mg/3। अरे समझ में आया, Yes, sir. यस सर। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये भी ठीक। काफी इजी क्वेश्चन था, इसको भी मैं इजी क्वेश्चन में ही क्लासिफाई करूंगा। अगर आपको बेसिक एफबीडी बनाना भी आता है तो भी आप ही कर सकते थे क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलें, Yes, sir. ओके। अगला सवाल, 1 mole of monoatomic gas is mixed with 2 moles of diatomic ideal gas. The molar specific heat, molar specific heat निकालिए, ठीक है। ये तो तुमने नहीं पढ़ा है पीटीजी थर्मोडायनेमिक्स, फिर भी मैं फॉर्मूला तो बता देता हूँ आपको। अगर आप मिक्स कर रहे होते हो, बेसिकली दो गैसेस को मिक्स कर रहे होते हो और उसका आपको स्पेसिफिक हीट निकालना है, तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है। अगर आपने कुछ मिक्सचर बनाया है, मिक्स किया है गैसेस को, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, N1 इंटू C1। अब यहाँ पे जो C1 आएगा वो आएगा CV, ठीक है। CV1 लिख दो उसको, या तो CV1 लिख दो, CV1 प्लस N2 इंटू CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स लिखा है बेसिकली, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, राइट। अरे बात समझ में आती है सबको, ठीक है। तो आपको यहाँ मोलर स्पेसिफिक हीट निकालनी थी, ठीक है, तो वो आप ऐसे निकाल सकते हो कंबाइंड। स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी C1 C2 CV1 और CV2, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। या आप जब पढ़ोगे ना आइडियल गैसेस केटीजी थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली, तो आप बता दोगे कि मोनोएटॉमिक का क्या होता है और डायटोमिक का क्या होता है। तो मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 1, मोनोएटॉमिक के केस में नाम से ही समझ में आ रहा है मोनोएटॉमिक है, एक एटम है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ जाएंगे, और मल्टीप्लाई होता है ये आपका जो सीवी होता है इसका मोनोएटॉमिक का, वो होता है 3r/2, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है r, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डायटोमिक के सीवी से, विच इज 5r/2। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। और N1 प्लस N2 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2 3, ठीक है। अरे हाँ या ना बोलो भाई, Yes, sir. यस सर। ठीक है। तो इसकी वैल्यू, इसको Yes, सॉल्व sir. करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 13r/6। ये बहुत इजी है बेटा, इसमें बस आपको रिवाइज करना है कि मोनोएटॉमिक और डायटोमिक का सीवी क्या होता है ना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है, ठीक है। और मोनोएटॉमिक और डायटोमिक से पता तो चल ही रहा है कि N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू 2 है। बोलो भाई, Yes, sir. है ना, है ना। चलो, Yes, sir. तो कुछ टॉपिक्स जो हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़े हैं, उनका सोल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा उनको एक बार रिवाइज कर लोगे खुद से, या फिर अगर मेरे को टाइम मिला तो मैंने पढ़ा दिया, उस तरीके से आप अगर पढ़ोगे तो ही आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। बिना पढ़े तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, हम कितना डिस्कस कर लें सोल्यूशन, है ना, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो नहीं होंगे सॉल्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आपको पूछ रहा है ये रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, ये तो पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने यार, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, Yes, sir. ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पार्टिकल्स p and q ऑफ मास m1 and m2, ठीक है। ब्रेक हो रहा है दो पार्टिकल में रिस्पेक्टिवली विद नॉन जीरो वेलोसिटीज, ठीक है।
द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल पी एंड क्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना पड़ेगा आपको, ब्रेक हो रहा है ना क्योंकि दूसरे पार्टिकल्स में आपका पार्टिकल ऑलरेडी, yes sir, ठीक है। तो आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करना पड़ेगा, यानी कि क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, राइट। तो सिंस बोथ पार्टिकल्स जो है यहाँ पे दोनों पार्टिकल्स उनका सेम मैग्नीट्यूड रहने वाला है लीनियर मोमेंटम का आफ्टर ब्रेकिंग, तो उनका डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगा दोनों पार्टिकल का। yes sir, तो रेशियो जो रहने वाला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पी एन क्यू, क्योंकि फॉर्मूला पता है ना सबको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का क्या होता है भाई, अरे डी ब्रॉगली lambda equals to h by lambda is equal to h by t. एच बाई मैग्नेट, इस पे मोमेंटम पे डिपेंड करता है ना, लीनियर मोमेंटम पे। yes sir. आपके जो P1 और P2 है ना सेम रहने वाले हैं लीनियर मोमेंटम्स, तो आपका लैम्डा भी चेंज नहीं होगा, राइट। क्या आंसर आएगा इसका, C option. 1:1. सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। एट व्हाट टेम्परेचर इज द आरएमएस स्पीड ऑफ गैसियस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, अब ये भी नहीं हो पाया होगा तुमसे, हुआ। फॉर्मूला बता देता हूं, Yes sir, आप लोगों ने पढ़ा नहीं, हो गया ये वाला, हो गया सॉल्व। yes sir, अरे वाह बहुत बढ़िया है। फॉर्मूला पता था इसका आपको, आरएमएस स्पीड कैसे निकालते yes हैं, sir, आरएमएस स्पीड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टी बाई एम के, रूट टी बाई एम के, सॉरी, yes sir, ठीक है। इसमें टी क्या होता है, टी क्या होता है, टेम्परेचर, yes sir, और एम क्या होता है, मोलर reaction. मास, yes sir, राइट। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला पता था तो आ जाएगा, 20 के आ रहा है शायद इसका, 20 yes sir, Yes sir, 20 के आएगा, मतलब केल्विन में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेना उसको, ठीक है। ए ऑप्शन है इसका आंसर शायद 20 के, ठीक है। आगे चलें, जो टॉपिक हमने नहीं पढ़े हैं उनको मैं बहुत ज्यादा डीप डाइव में करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। उसका रीजन ये क्योंकि हमने जब टॉपिक ही नहीं पढ़ा है पूरा, तो फिर हम उसमें सोल्यूशन भी डीप डाइव होके क्या करेंगे डिस्कस, है ना। आप लोग एक बार थोड़ा सा एटलीस्ट फॉर्मुला वाइज उसको पढ़ लो, केटीजन एंड थर्मोडायनेमिक्स मेरे ख्याल से थोड़ा पढ़ लो, एक तो एक एसएचएम जो है आपका, एसएचएम एंड वेव्स 11th वाला टॉपिक, उसको आप पढ़ लो, है ना। एटलीस्ट बेसिक उसका पढ़ के आओ, मॉड्यूल्स वगैरह देख लो क्योंकि वो पेपर में आ रहे हैं बार बार, तो थोड़े बहुत फॉर्मुला वगैरह देख लो। अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़े से वीडियोस वगैरह देख लेना उसके, ठीक है, जब भी टाइम मिले। और अगर ऐसा लग रहा है कि सर अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम बोर्ड्स के बाद देखेंगे, तो आप बोर्ड्स के बाद देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन अगर तुम गलत भी करके आते हो, मतलब अटेम्प्ट नहीं भी करते हो, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आप लोगों को नहीं डांटूंगा इस चीज के लिए, नहीं कुछ बोलूंगा, ठीक है। 11th वाले टॉपिक जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनको आप छोड़ सकते हो पेपर में, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ट्राई करो कि पढ़ के दो, पर नहीं हो पा रहे हैं तो इट्स ओके। लेकिन 12th के टॉपिक के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए बेटा, 12th के टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होने चाहिए अभी, ठीक है। बहुत एंड आ गया है, बिल्कुल जनवरी आ गई है। अगला वाला हुआ 13th हुआ, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द बॉडी yes sir, इन द फर्स्ट एंड फिफ्थ सेकंड ऑफ द मोशन, ये निकालना था हमें, ठीक है। मोशन अंडर ग्रेविटी का क्वेश्चन है ये, स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स होते हैं ना हमारे, मोशन yes sir, ग्रेविटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका अगर आपको इसका एक फॉर्मूला होता है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, उससे ही डायरेक्टली निकल जाता है, क्योंकि उसका रीजन है क्योंकि इसमें कंपेयर करने के लिए बोला हुआ है, एक सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ सेकंड में आपको निकालने के लिए बोल रहा है, कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू, एस इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू, आई गेस 2n-1 होता है, ठीक है। इसमें ए जो होता है आपका क्या होता है, सबको पता है ना ये एपीजीपी के बारे में, अरे अर्थमेटिक yes प्रोग्रेशन, sir, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है ना थोड़ा बहुत, तो yes sir. yes sir, उसको यूज करना है हमें। तो डेरिवेशन के लिए अभी तो आपको फॉर्मूला यूज करना डायरेक्ट। तो ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, एस होगा डिस्प्लेसमेंट आपका, ठीक है। और एन जो होता है ना यहाँ पे, वो होता है कौन से सेकंड की बात हो रही है, nth सेकंड के लिए यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। तो आप इससे डायरेक्टली S1/S2 या मतलब जो भी आपको बोल रहा है, ये रेशियो बोल रहा है ना डिस्टेंसेस के निकालने के लिए,
तो एक हो गया S1, एक हो गया S2, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, अगर किसी को फॉर्मूला पता था तो उसका निकल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें यू इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, क्योंकि ड्रॉप किया है ना अपने बॉडी को। जब आप ड्रॉप करते हो किसी पार्टिकल को किसी हाइट से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है। इज दैट राइट? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जीरो हो जाएगा, राइट। तो आपको बस a/2 2n-1 की वैल्यू रखनी थी इसमें। आई गेस 1/9 आ रहा है इसका आंसर। हो जाएगा भाई, रख लोगे, वैल्यू Yes, रख लोगे मामले में? Yeah. ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की भी दिक्कत नहीं आएगी, गैलीलियो लॉ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हुआ 11th में टॉपिक है एसएचएम एंड वेव्स। ठीक है, वेव ऑन अ स्ट्रिंग करके। यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस उसके भी हैं। ठीक है, ऑल्दो ये क्वेश्चन तो साउंड वेव का है, अगर आप ध्यान से समझो तो साउंड वेव में आता है ये सब। ठीक है, चलो, वैसे तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो नहीं हुआ होगा। क्या आंसर है इसका? फर्स्ट ऑप्शन। Option. फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कभी इक्वेशन दिखे y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, ये एक प्रोग्रेसिव वेव रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और अगर आपको माइनस के एक्स वाला टर्म दिख जाए तो इसका मतलब है ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। किस में मूव कर रही है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, है ना। प्लस एक्स दिख जाए तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ये जनरल टर्म, जनरल इक्वेशन होती है इसकी, प्रोग्रेसिव वेव की। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। 15 तो हो गया होगा यार। यस सर। डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला? डिस्प्लेसमेंट करंट निकाला? यस सर। क्या होता है फॉर्मूला? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला। Yes, Yes. sir. इससे होगा ये सॉल्व। अब ये मत बोलना कि तुम्हें यही नहीं पता है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। नहीं पता ना? सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। सर उसमें है ना डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक। हाँ बेटा, लेकिन आपको कैपेसिटर में भी तो दिया हुआ है। Capacitance. यस सर। ठीक है, कैपेसिटर में आपको कैपेसिटी दी हुई है 1 माइक्रोफेराड। तो आप सबसे Yes, पहले sir. तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? 10 raised to power minus. डी फाई बाई डी टी कैसे निकालोगे? डी फाई बाई डी टी कैसे निकालोगे? फाई को पहले तो लिखोगे ना ई इंटू ए। Yes, sir. यस सर। यस सर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है यहाँ पे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, तो ई इंटू ए ही होगा वो तो। अरे हाँ ना बोलो भाई। एप्सिलॉन नॉट, डिफरेंशिएशन किसका करना है? ई इंटू ए का बाई डी टी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट, और ए बाहर ले सकते हैं हम, क्योंकि कैपेसिटर तो हमने चेंज किया नहीं है। जो कंडेंसर है, जो कैपेसिटर है, उसको चेंज तो किया नहीं है, तो एरिया को बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए, और अंदर क्या हो जाएगा? ई। और ई को क्या लिख सकते हैं? वी बाई डी लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये हो जाएगा ई, सॉरी, वी अपॉन डी। ठीक है, अब वी लेके क्यों आया पिक्चर में मैं? क्योंकि मुझे कैपेसिटेंस दिया हुआ है, राइट। कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और Yes, sir. कैपेसिटेंस को मैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिख सकता हूँ क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में? Yes, sir. यस। है ना। तो ये टर्म बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। डिस्प्लेसमेंट करंट से कैपेसिटर को कैसे लिंक किया मैंने? कि मुझे पता था डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स चेंज बेसिकली। तो फ्लक्स को मैंने रिलेट किया कैपेसिटेंस से। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करते हुए मैं पोटेंशियल डिफरेंस पे गया, और फिर उसको यूज करते हुए मैंने कैपेसिटेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ये हो जाएगा आपका डी बार आ जाएगा, ये बार आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, तो आप कैपेसिटेंस को यूज कर सकते हो। सी डी वी बाई डी टी बन जाएगा क्या ये? Yes, sir. सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको पता है
रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल भी आपको पता है, चेंजिंग द रेट, पोटेंशियल का चेंज किससे हो रहा है, 5 V per second, तो इसकी वैल्यू भी पता है और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी पता है। क्या आंसर आ रहा है इसका? 5 माइक्रो एम्पियर। Ampere. कोई डाउट इसमें? No, sir. No, sir. का Yes, sir. Yes, sir. ओके 16th क्वेश्चन, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, ये तो इजी था यार। Size. Size of plates of डायमेंशंस, capacitance. डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। Yes. Yes, sir. और चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड पे से इंडिपेंडेंट होता है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, अभी हमने रिवाइज किया था Yes, तब भी। sir. गलत तो नहीं करके आ गए ये वाला क्वेश्चन? No, sir. क्या आंसर आएगा No. इसका? A A option. ठीक है, अरे बी और सी तो नहीं लगा के आया हो ना, पक्का? No, sir. ठीक है, Yes, sir. ये चीज निकाल देना, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, Q इक्वल्स टू CV, ये दिमाग में घूमता रहता है ना, तो हम लोगों को लगता है चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है, तो हम आंसर लगा के आ जाते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है, डायमेंशन पे डिपेंड करता है कैपेसिटर की, ठीक है भाई। Yes, sir. अगला सवाल यंग्स मॉड्यूलस का क्वेश्चन था, इसमें हमें स्लोप देखना था। यंग्स मॉड्यूलस डिपेंड करता है स्लोप पे, जिसका स्लोप ज्यादा होता है उसका यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा होता है। अब यंग्स मॉड्यूलस ज्यादा का मतलब होता है कि वो मटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है ना सबने, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे क्वेश्चन था ये, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा है थोड़ा सा। एक होती है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, इलास्टिक लिमिट होती है, Yes, sir. उसके बाद आपका आता है प्लास्टिक लिमिट, फिर रप्चर हो जाता है अल्टीमेट, Yes, है sir. ना, ऐसा कुछ पढ़ा था ना हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में, तो उसके बेस उसके ऊपर बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो इसमें हमें स्लोप निकालना था, इसको लिख लो चाहो तो, अगर स्लोप ज्यादा है तो यंग्स मॉड्यूलस आपका जो होता है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वो ज्यादा होता है, क्योंकि ग्राफ के थ्रू भी हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ए का स्लोप ज्यादा है, जो ए का स्लोप है ज्यादा दिख रहा है सबको, यस सर। ठीक है, ये m1 है अगर और ये m2 है, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो y1 ग्रेटर देन y2 होगा, और ए वाला मटेरियल क्या होगा भाई, ज्यादा क्या होगा, इलास्टिक, Yes, sir. ए वाला मटेरियल विल बी मोर इलास्टिक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। A option. आगे चले। Yes, sir. A particle starts from rest on a circle of radius this with uniformly increasing speed. It completes 5 revolution in first 5 seconds of motion. It's tangential acceleration. कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन है? आइडेंटिफाई नहीं हो पाता ना तुमसे मोस्ट ऑफ द टाइम। अरे सर्कुलर मोशन पे है ना बेटा, दिख तो रहा है साफ, Sir. सर्कुलर मोशन पे है ना क्वेश्चन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल Yes, sir. एक्सेलरेशन, ये सब किस में पढ़ते हैं हम? सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर आप ले लेते हो ए लेट से, जो ये बोल रहा है ना निकालने को, उसकी वैल्यू लेट से ए ले ली हमने, तो अब तुमको ये बोल रहा है कि पार्टिकल जो है तुम्हारा मोशन कर रहा है सर्कल पे, इसका रेडियस तुम्हें दे रखा है यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग स्पीड से, 5 रेवोल्यूशन उसने कर लिए पूरे 5 सेकंड में, यानी टाइम दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगा देते हैं इसमें हम, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर Yes, sir. ना, क्योंकि आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, ठीक है, और एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब इसमें ये बोल रहा है आपको पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो यू की वैल्यू कितनी होगी? 0. है ना, और टाइम दे रखा है कितना, कितना टाइम लगा, 5 सेकेंड, 5 second. ठीक है, फर्स्ट 5 सेकेंड ऑफ मोशन की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई डिस्प्लेसमेंट 5 टाइम्स, ये लिख रहा हूं मैं, 5 टाइम्स 2 पाई आर, बोलो समझ में आई बात? Yes, sir. अरे 5 चक्कर मारे ना उसने, 5 रेवोल्यूशन मारे हैं, और एक Yes, sir. रेवोल्यूशन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कितना कवरेज होगा आपका, मतलब डिस्टेंस कितना कवर होगा, 2 पाई आर, Yes, sir. ठीक है, 2 पाई आर विल बी योर डिस्टेंस कवर, पार्टिकल ने जितना किया है, ठीक है। तो इसको इक्वेट करोगे, यूटी वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, तो हाफ ए टी स्क्वायर होगा बस, हाफ इंटू ए इंटू 5 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से Yes, निकल जाएगा आपका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है भाई, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है शायद। अरे हो जाएगा सॉल्व ये, Yes, sir. 25 बन yes. जाएगा, ये जाके 4 पाई आर बन जाएगा। अब इसमें आर की वैल्यू दे रखी है 25 बाई पाई, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा आपका,
5 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 25/पाई। ठीक है, तो ये पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 25 से राइट साइड में 25 कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकल जाएगा आपका 5 टू द 10, 10 टू द 20। ठीक है भाई, Yes, sir. किसी को कोई समस्या sir. इसमें? No, sir. ठीक है, No, sir. अगला सवाल केपलर पे था, केपलर सेकंड लॉ, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? Gravitation. ग्रेविटेशन मैंने लिखा है भी, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसको। तो ग्रेविटेशन में केपलर, ये तो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, 9th 10th में भी पढ़ा होगा, ये तो केपलर के लॉ तो सीबीएसई में तो आता है। केपलर सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एरिया इज बेस्ड ऑन व्हाट? डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। C option. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे होता है बेस्ड। अरे केपलर लॉ पढ़ा है? Yes, sir. क्या पढ़ते हैं हम केपलर्स के सेकंड लॉ में क्या पढ़ते हैं? किसी को पता है केपलर का सेकंड लॉ? बेटा हाँ या ना बोला करो ना, अगर नहीं पता तो नहीं पता, नहीं अगर पता है तो बता दो। मतलब चुप रहते हो कि सर आप समझ लो कि हमें नहीं पता, हम तो चुप रहेंगे सर। ठीक है बेटा, इक्वल इक्वल एरिया वाला लॉ पढ़ा है? इक्वल एरिया स्वैप करते हैं आपका, आपके प्लैनेट्स, यस सर, यस सर। पढ़ा है? ठीक है, उस चीज पे बेस्ड, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड होता है आपका सेकंड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? इक्वेशन होती है थर्ड लॉ की एक, अरे इक्वेशन होती है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब रेडियस क्यूब, Yes, sir. सेमी मेजर एक्सिस की जो रेडियस होती है। ठीक है, थर्ड लॉ में, केपलर के थर्ड लॉ में इस पे क्वेश्चन बनते हैं एक्चुअली बहुत सारे। टी स्क्वायर क्या होता है? टी क्या होता है? टाइम पीरियड, ठीक है, ऑर्बिट का जो टाइम पीरियड। और ए क्या होता है, मतलब आर क्या होता है? सेमी मेजर एक्सिस जो होता है आपका, सेमी मेजर, और एक क्या होता है? सेमी माइनर एक्सिस। तो जो सेमी मेजर बड़ा वाला एक्सिस होता है ना, इलिप्टिकल बनता है ना, ये याद आ रहा हो किसी को? तो प्लैनेट जब मोशन करते हैं सन के अराउंड, है ना, इलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है। तो एक Yes, तो sir. सेमी मेजर एक्सिस होता है बड़ा वाला, और एक छोटा वाला होता है। तो जो सेमी मेजर एक्सिस है उसकी रेडियस जो होती है, ठीक है, सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू, लेंथ जो होती है, सॉरी, उसको आप बोलते हो आर। तो उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल हुआ? अब देखो मैंने No, जो sir. मुझे लग रहा था ना वही होगा, वही हो रहा है। मैं बस बताता जा रहा हूँ सॉल्यूशन, और तुम्हारा कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अब मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन था ये। हुआ या नहीं हुआ? सर क्या नहीं हुआ। No, क्या sir. नहीं निकालना हुआ। क्या है तो बताओ। मैग्नेटिक Magnetic हाँ, field. मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है आपको ड्यू टू दिस शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, यानी कि डायपोल मोमेंट आपको गिवन है, लेंथ गिवन है 12 बार मैग्नेट की, और पॉइंट p आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जिसका डिस्टेंस दिया हुआ है आपको कि कितना डिस्टेंस है सेंटर से r। ठीक है, सेंटर ऑफ बार मैग्नेट, यानी कि इधर भी l होगा और इधर भी l होगा, डिस्टेंस जो होगा। मुझे लग रहा है कि मुझे तुम्हें चैप्टर ही पढ़ाने पड़ेंगे सारे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। डायपोल मोमेंट जब दिया हुआ हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकालते हैं वो कैसे निकालेंगे भाई? कितनी हो जाएगी ये? μ0/4 पाई m अपॉन आर क्यूब। आर क्या होता है? डिस्टेंस होता है जिस पॉइंट पे निकालनी है, उस पॉइंट का Yes, sir. डायपोल के सेंटर से। डायपोल यहाँ पे बार मैग्नेट ही है फिलहाल, है ना। डायपोल जो है आपका बार मैग्नेट ही, एक होगा साउथ पोल, एक होगा नॉर्थ पोल। ठीक है, अंडर रूट में होता है 3 cos² θ+1। अभी पढ़ेंगे तो डिस्कस भी कर लेंगे, डिराइव भी कर लेंगे फॉर्मूले को। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो चल ही रहा है। ठीक है, बस इसी में वैल्यू रखनी थी, थीटा की जगह आप रख दो 30 डिग्री, जो दिया हुआ है आपको ऑलरेडी, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट m की वैल्यू आपको दी हुई है, डायपोल मोमेंट बोला जा रहा है m, मतलब m की टर्म्स में ही निकालनी है आपको।
ठीक है, और आर की टर्म्स में भी निकालनी है तो आर की टर्म्स में भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी सब चीजें तो दी हुई हैं, सॉल्व करना है बस 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 को सॉल्व करना है। तो √13 वाला सॉरी ऑप्शन आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलें आगे। यस सर। Yes, sir. कुछ फॉर्मूलाज जो है डायरेक्टली ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम पढ़ते हैं ना उसके डायरेक्टली उसमें नहीं होते इंक्लूडेड, साइड में होते हैं। साइड में एज इन बहुत ज्यादा हम उस पर क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं होते, लेकिन उन पे क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली आ जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो बेसिक चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है उसी से क्वेश्चन बने, कुछ और दूसरी चीजों से भी बन सकता है क्वेश्चन। तो इसलिए आपको बोला जाता है कि आप एक बार सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, सारे लिख के रख लो कहीं पे, ठीक है, ताकि तुम्हारी आंखें मतलब नजरें पड़ती रहे उस पर। और अगर कोई क्वेश्चन आ गया ना मॉक टेस्ट में तो उसको तो अलग से नोट करके रखा करो। अगला हुआ यस सर। लेंस फॉर्मूला से हो जाएगा तो डायरेक्टली Yes, sir. यस v की सर। वैल्यू निकालनी थी इसमें। ठीक है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। बोलो भाई। यस सर। Yes, ठीक है, sir. अगला वाला इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसका आंसर कितना आ रहा था? f की जगह आपने रख दिया होगा, इसमें क्या रखा है f की जगह? -30. -30। ही रखा। Yes, अरे sir. -30 तो आएगा बेटा, लेफ्ट से आ रहा है ना रेस, इंसिडेंट रेस। ठीक है, कॉनकेव है ना, कॉनकेव लेंस का क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं ना फोकल लेंथ, यस Yes, सर। sir. कॉनकेव लेंस की नेगेटिव में लेते हैं, है ना। और u का वैल्यू +15. ठीक है, राइट साइड में है क्योंकि, तो आपका कितना आ जाएगा भाई, v 30 सेंटीमीटर आ रहा है गेस। फॉर्मूले में पुट कर दोगे ना यार, ये सब तो कर लोगे ना तुम, फॉर्मूला लिखा Yes. हुआ डायरेक्ट पुट करना है तो हो गया होगा मेरे ख्याल से 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें प्लस माइनस की भी दिक्कत नहीं है, आपका जो भी आ रहा है ऑप्शन में है ही नहीं दिक्कत ऑलरेडी। ठीक है, अगला वाला हुआ 22 हुआ। Yes sir. ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। खूब सारे क्वेश्चन किए हैं हमने इस पे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल पे। यस सर। ठीक है, डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल जब दिया हुआ हो आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हम ऐसे करते हैं इसको सॉल्व, है ना। तो वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन हो जाएगा -PE कॉस 60 डिग्री है। दूसरा आपका कहाँ से कहाँ तक है, 60 से 0, तो माइनस हो जाएगा माइनस टाइम्स PE कॉस 0। रोटेट कर रहे हो ना 60 डिग्री से। यस सर। ठीक है, फिर आपको जो आपका निकल के आएगा वर्क डन, ठीक है, P/2 निकल के आ रहा है आई गेस, राइट। फिर दूसरे केस में आपको ये बोल रहा है कि आपको जो रोटेट कर रहे हो आप वो 180 डिग्री कर रहे हो, 0 से, 0 डिग्री से 180 डिग्री आप रोटेट कर रहे हो। तो उसमें हो जाएगा फिर फॉर्मूला -PE cos 180 माइनस ऑफ -PE cos 0। अरे यू फाइनल माइनस इनिशियल निकाल रहे हैं बेसिकली दोनों केस में। बात समझ में आ रही बेटा? Yes sir. ठीक है, पहले 60 डिग्री से रोटेट किया, फिर 180 डिग्री से रोटेट किया। ठीक है, लिखूं क्या इसको मैं, -PE cos 60 इनिशियली, जो फर्स्ट केस है उसमें आ जाएगा -PE cos 60 माइनस ऑफ माइनस तो होता ही है क्योंकि यू फाइनल माइनस इनिशियल लिख रहे हैं। ठीक है, और वो हो जाएगा -PE cos 0 इनिशियली जितना था। ठीक है, तो इससे आपका फर्स्ट केस में, फिर आपको सेकंड केस में निकालना है जब 180 डिग्री रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए इसमें, पुराने वाले से आप कंपेयर कर लोगे इसको आई गेस। पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सिर्फ पी को आपको डब्ल्यू के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। आई गेस 2W वैल्यू आ रही है शायद पी की। अरे समझ में आया क्या बोल रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला जो केस है ना, इससे आपको पी को निकालना पड़ेगा डब्ल्यू के टर्म्स में। भाई पी कुछ बनेगा ना, PE cos 60 माइनस PE cos 0 करके, वो आएगा डब्ल्यू के टर्म्स में, वर्क डन के टर्म्स में। तो आप डब्ल्यू के टर्म्स में पहले पी को निकालो, और फिर जो सेकंड इक्वेशन है ना जो आपकी बनेगी इस वाली लाइन से, कि 180 डिग्री से रोटेट कर दिया स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेने के लिए, उसमें आप पी की वैल्यू डाल के सीधे डब्ल्यू की टर्म्स में आंसर निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आई या डाउट है इसमें?
आ गई। Yes. 4W आएगा इसका आंसर। ठीक है, देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले 60 डिग्री से रोटेट किया तो आपकी ये इक्वेशन बनी, इससे आपका आंसर आएगा PE इक्वल्स टू 2W। ठीक है, PE cos 60 माइनस PE cos 60 माइनस ऑफ माइनस PE cos 0, cos 0 1 होता ही है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपका PE की वैल्यू आएगी 2W, या W की वैल्यू आएगी PE/2, एक ही बात। सेकंड केस में जब आपने 180 डिग्री से रोटेट किया तो आपको फिर से सेम इक्वेशन लिखनी है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U, और फिर उसमें आप P को रिप्लेस कर देना W से, तो आंसर आ जाएगा 4W आंसर है। ठीक है भाई? Yes, sir. अरे हाँ ना Yes. बोल, Yes, sir. समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछ लो। आ गया सर। आ गया? चलो अभी आज के लिए Yes, इतना sir. ही, काफी ज्यादा टाइम हो गया, इसको कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, हो सकता है कि मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा क्लास रखूं एक आपकी, हो सकता है कि पेपर डिस्कशन के लिए। अब आप बोलो कि आपको नॉर्मल क्लास में करना है ये बाकी का पेपर डिस्कस, या फिर एक्स्ट्रा क्लास में करना है, तुम बताओ। क्या आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में आ पाएंगे अगर इवनिंग में रखी जाती है तो, या आप लोगों को चाहिए कि सर नॉर्मल क्लास में ही कर लो डिस्कस? चैट में लिख दो बेटा अगर कोई ओपिनियन है, नहीं है ओपिनियन तो कोई बात नहीं, मैं डिसाइड कर लूंगा। आपको अगर पर्सनली कोई ओपिनियन है कि सर मेरे लिए कंफर्टेबल ये है, तो आप वो लिख दो चैट में। चलो ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। कल वाली क्लास में हम लोग, हो सकता है कि कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगा दें इसके लिए, पेपर डिस्कशन के लिए, और हो सकता है कि हम लोग इसको नॉर्मल क्लास में भी डिस्कस कर लें, बता दूंगा मैं आपको जो भी है। ठीक है, चलो भाई, बाय बाय। इसको Bye, पेपर sir. पढ़ लेना, Bye, sir. एक बार एनालिसिस कर लेना पेपर का सब लोग। ठीक है, ओके सर। ओके बच्चा, बाय बाय।